ऐसा नहीं होगा कभी भी जर्नी में आप रिस्क नहीं लेंगे, लॉस नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो मिस्टेक्स को हमें सीखना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जिसमें आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी हो ट्रेडिंग में, और आपको क्या उसमें सीए होने का बेनिफिट मिला या नहीं मिला? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 2 करोड़ की कैपिटल को जीरो किया है। कहीं ये आधी कैपिटल चली गई या पौनी कैपिटल चली गई या 2 करोड़ चले गए, तो फिर व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? नहीं, देखिए, मैं बेसिकली स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाता है। पंकज जी एक नया इन्वेस्टर है, उसके पास सिर्फ है 1 लाख और उसको ट्रेडिंग कर, तो आप सजेस्ट करो वो कहाँ से स्टार्ट? मैं सजेस्ट करूंगा उसे एक फिर कर ट्रेडिंग ऑप्शंस में अगर करना है। एक मिथ है ऑप्शन ट्रेडर का जो रिटेलर सब सोचते हैं, क्या है द बिगेस्ट मिथ ऑफ ऑप्शन ट्रेडर? ऑप्शन ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट गेम टू प्ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जहां हम बातें करते हैं पैसों की और बातें करते हैं गहराइयों की। ये तो आपने मेरी टैगलाइन सुनी ही है कि डीप टॉक्स, बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। लेकिन दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आप लोगों को बहुत वैल्यू देने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, साथ में वो सीए भी हैं। तो वो आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कैसे 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 पैसा कमाना है और कैसे 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 टैक्स बचाना है। क्योंकि आप सब लोग मेरे से कई दफ़ा पूछते हो कि सर क्रिप्टो पे कितना टैक्स है, ट्रेडिंग पे कितना टैक्स है, कहाँ से हम टैक्स बचा सकते हैं और कैसे टैक्स बचा सकते हैं। जबकि मैं इसके बिल्कुल मेरा सिद्धांत इससे दूसरा है। मैं ये हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे बस ऐसा कुछ कर दो कि मेरा तो 100 करोड़ का टैक्स बन जाए। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ का टैक्स बनेगा तो 300-500 करोड़ की कमाई भी होगी। आप लोग उल्टा सोचते हैं, मैं उल्टा सोचता हूँ, लेकिन चलिए जो आप सोचते हैं आज उस पर ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हैं पंकज जी। पंकज जी भोपाल से हमारे स्पेशल निवेदन पे आए हैं। और दोस्तों, इनसे हम आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने अब तक इकट्ठे किए थे, आज इनसे हम सब पूछने वाले हैं, ट्रेडिंग से संबंधित और टैक्स से संबंधित। तो स्वागत है पंकज जी आपका डीप टॉक्स में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। वेलकम पंकज जी, वेलकम टू डीप टॉक। थैंक यू मैम। तो पंकज, एक बार बताओ, क्या सीए की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी जो तुम ट्रेडिंग में आ गए? नहीं, उल्टा। देखो, ट्रेडिंग अच्छी नहीं चल रही थी तो सीए में आ गए? देखो क्या हो गया कि एक ट्रेडिंग को अगर ट्रेडर है ना, और अगर ट्रेडर को ग्रो करना है तो उसकी एक सबसे चीज़ एक तो ये तो आप लोगों को आपको भी पता है ये चीज़। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया वैसे में कि क्या होता है कि एक फेज आता है जहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राइट। स्टॉक मार्केट में तो आपको एक फिक्स इनकम तो चाहिए। वो आपको बैक ऑफ माइंड एक पीस देता है कि हाँ यार, मेरे को ये तो आ रहा है। और एक और चीज़, एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, एक तो वो चीज़ बना देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, लेट्स से 1 साल का प्रॉफिट हुआ या 2 साल में कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंस मत बनाइए। एक्सपेंस आपके बनने चाहिए, आपके जो लाइफस्टाइल जो आपकी अपग्रेड होनी चाहिए, वो आपकी जो फिक्स्ड इनकम है उससे होनी चाहिए। तो जो मेरी फिक्स्ड इनकम है, जो अगर मेरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, तो वो सिर्फ सीए की प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। मैंने इसकी सोच के रखा है ऐसा। तो इसलिए मतलब ऐसा है। तो जब लॉस हो रहे थे जब उसमें, तो सीए प्रैक्टिस ने बहुत हेल्प करी है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आदमी ने 3 साल में जो कमाया अगले साल दे दिया। तो इसलिए कोई उसको खर्चा करो ही मत उस पैसे से। नहीं, खर्चा नहीं करो, कम से कम उससे आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करो। होता क्या है ना, देखिए, आज आपको आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 1 साल, है ना। और ये तो आप भी वाकिफ करते हैं कि कभी भी दो बिगनर लक तो होती ही है। अगर आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 1 साल, आज आपने ऑप्शन बाय कर लिया और आपके जो भी आपने कर लिया और आपको हो गया, चल गया, और आपने अपनी लाइफस्टाइल में अपग्रेड कर लिया, ये कर दिया, और नेक्स्ट ईयर आपको अगर पैसे नहीं बने तो लाइफस्टाइल को नीचे आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पंकज और मैंने करीब करीब अपनी जर्नी साथ ही शुरू की थी 2018-19 में। हम लोग एक जगह पे मिले थे, बड़ौदा में। पहली बार हम दोनों कोर्स करने गए थे वहाँ। एंड आई एम थैंकफुल टू मितेश भाई के उनके माध्यम से हम मिल पाए, क्योंकि हम दोनों मितेश पटेल जी का कोर्स करने गए थे। और उसके बाद दोस्तों करीब करीब 10-12 कोर्सेज हम लोगों ने साथ किए, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जेलिंग हो गई थी। तो जहाँ जाते थे, चल भाई पंकज तू जा रहा है, चल मैं आ जाता हूँ, चल भाई दीपक तू जा रहा है, मैं आ जाता हूँ। तो इस तरह से चलता रहा और हमारी काफ़ी रोज आपस में बात भी होती थी कि भाई ट्रेडिंग कैसे करें, साथ करें। तो हम लोग साथ ही डेवलप हुए हैं, और करीब करीब ऐसे करीब 10 और ट्रेडर भी हैं दोस्तों, जिन लोगों ने हम लोगों ने साथ बैठ के ट्रेडिंग करी। क्योंकि हमने यहीं नोएडा में एक ऑफिस ले लिया था कोवर्किंग, तो वहीं पे सारे लोग बैठ के ट्रेडिंग करते थे। और शायद आज जहाँ मैं पहुंचा हूँ दोस्तों, वो इसी वजह से पहुंचा हूँ कि साथ में बैठ के ट्रेड करते थे, तो एक दूसरे के व्यू शेयर होते रहते थे।
दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं यहाँ नोएडा में शुरू कर रहा हूँ बुल्स रूम, जहाँ पे दिस इज ओनली ए कोवर्किंग फॉर ट्रेडर्स। तो यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी टीम से संपर्क करें और आप लोगों को एक मौका मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं और आप आपस में बैठ के 4-5-10 लोग ट्रेडिंग साथ करना चाहते हैं तो नोएडा में मैं ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पंकज, एक चीज़ अब मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, गोल्ड सिल्वर प्रॉफिटेबल है, क्रिप्टो को प्रॉफिटेबल है, या सीए की प्रैक्टिस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? देखिए सर, आपने जो बात करी कि दीपक भाई की सीए प्रैक्टिस में ज़्यादा इनकम है कि किस में है, देखिए ऐसा कभी नहीं। सीए प्रैक्टिस की लिमिटेशन है, सर्टन ग्राउंड्स हैं। सीए प्रैक्टिस आईसीए के नॉर्म्स हैं कि एक सीए इससे ज़्यादा अपनी कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट ये नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, पर हमने तो कितने सीरीज देखे हैं, वो तो मल्टीफोल्ड्स ग्रो कर रहे हैं और मतलब दे आर फिल्थी रिच। दैट कैन बी ड्यू टू अदर इनकम, बट फॉर द सीए टैक्स ऑडिट है, अगर टैक्स ऑडिट करना है कंपनी ऑडिट, देयर आर रिस्ट्रिक्शन कि एक सीए इतना ही कर सकता है, मतलब उसकी टैक्स ऑडिट करना है 60 से ऊपर नहीं कर सकते ज़्यादा, कंपनी ऑडिट 25 से ऊपर नहीं कर सकते। दैट कैन बी चेंज एज पर द आईसीए नॉर्म्स, बट ये है करंटली ऐसा है। तो सीए प्रैक्टिस में एक सर्टन लेवल से ऊपर नहीं आप कर सकते ना, लेकिन इसमें तो आप मल्टीफोल्ड करते हो, आप वेल्थ। अब हम लोगों ने देखा है माधवा जी कि लोगों ने 100 करोड़ 200 करोड़ बनाए, और मैं तो उनको ऑडिट करता हूँ तो मेरे को पता है कि यार बनते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, राइट। नाउ आप बात करेंगे आपका दूसरा सवाल की बैंक निफ्टी की, गोल्ड एंड सिल्वर की, क्रिप्टो करेंसी। देखिए मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है, ये हर फेज आता है। मतलब देखिए, आप पहले देखेंगे अगर, तो कमोडिटी मार्केट 2 साल से कुछ नहीं कर रही थी, लास्ट 1 साल में बहुत बूम आ गया, ठीक है। जब कमोडिटी मार्केट कुछ नहीं कर रही तब इक्विटी मार्केट में बूम था। आप देखेंगे 18,000 से निफ्टी या बैंक निफ्टी 30-35 हज़ार, बैंक निफ्टी 55,000 आ गई। सो ऑलमोस्ट 60-70% का उसने रिटर्न दे दिया, राइट। सेम ऐसे ही गोल्ड के साथ हुआ कि वो 2-3 साल से कंसोलिडेशन थी, ये और थी। क्रिप्टो में भी ऐसे ही हुआ, जो कोविड के बाद से बढ़ा था क्रिप्टो, अभी वो कंसोलिडेशन कर रहा है, लास्ट 1 साल से कंसोलिडेशन में ही है वो। तो ये हर फेज है, फेज ऑफ मार्केट है। मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम कि यार ये अच्छा है और ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। फेजेस है मार्केट के, तो ये कभी भी एक ग्रोथ अच्छा करेगा और कभी एक ग्रोथ उसको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा, ऐसा। तो दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली अपन ये बोले, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल कहाँ है अपन। जैसे मैं आपको बात जी, मेरे को बताया, आप बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल, आप निफ्टी में कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। जैसे मैं पर्सनली, मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कंफर्टेबल हूँ मैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई, जैसे एक मेरा फ्रेंड है जो कि सिर्फ सेंसेक्स में कंफर्टेबल है, उसको निफ्टी बैंक निफ्टी समझ ही नहीं आती है। सो ये अपने ऊपर है कि हम कहाँ किस में कंफर्टेबल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकते हैं, सब में बनेंगे, इक्वली अपॉर्चुनिटी है। पंकज जी, अभी आपने जैसे ट्रेडिंग की बात करी, सब फेजेस होते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जिसमें आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी हो ट्रेडिंग में, और आपको क्या उसमें सीए होने का बेनिफिट मिला या नहीं मिला? देखिए मिस्टेक्स तो बहुत सारी करी हैं, है ना, तो मिस्टेक्स की तो बात ही नहीं करें हम। और मिस्टेक और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टेक्स का, उस मिस्टेक से ही मैं सीखा हूँ। नहीं, वो मिस्टेक कितनी बड़ी मिस्टेक थी? नहीं पॉइंट देखिए, 2 यही बार है। मैंने कैपिटल ब्लो किया है अपना, जीरो। कितना कैपिटल? देखिए मैंने ऑलमोस्ट 2 करोड़ की कैपिटल को जीरो किया है ना। 2 करोड़ की कैपिटल कैपिटल को को जीरो जीरो? किया है और -50 लाख से स्टार्ट किया है। तो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने तो -50 से स्टार्ट किया है। सो दिस इज हाउ इट इज। अब बात करें कि ये मिस्टेक्स, देखिए क्या होता है, मिस्टेक से ऊपर क्या होता है ना, आप साइकोलॉजिकली बहुत आपको जो मेरी मिस्टेक हुई उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि मेरे को पता ही नहीं था, मैं अमेच्योर नहीं था उस टाइम पे, मेरे को पता था, उसके बावजूद मैंने मिस्टेक की थी। क्या हुआ था मेरी साइकोलॉजी में उस टाइम पे, मैंने बजाज फाइनेंस, आपको वजह बताया भाई साहब कि मैं बजाज फाइनेंस में जॉब करता था। तो मैंने बजाज फाइनेंस में जॉब छोड़ी, उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मेरी कैपिटल और बन जाए, और बना के छोड़ूंगा ऐसा। तो उस कैपिटल को बनाते बनाते, मतलब और बना, मैं लॉस कर लिया कि ग्रीड आ गया मेरे में, फिर ग्रीड आया तो फियर आया, फियर के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, तो मैंने पूरा जीरो कर दिया उसको। ऐसा नहीं था उस टाइम पे, मेरे को पता नहीं था कि नहीं आती थी। तो जब आपने 2 सीआर को जीरो किया तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करते बिल्कुल, थे? फ्यूचर बैंक ऑप्शन, निफ्टी एंड निफ्टी बोथ? बैंक निफ्टी स्टॉक्स की फ्यूचर्स में भी करता था। उस टाइम पे ओके। तो हमने सभी ट्राई किया है, मतलब ऐसा किसी को नहीं छोड़ा है, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं छोड़ा है, सबको किया ट्राई। बट होता क्या है ना कि मेन चीज क्या है, साइकोलॉजी में उस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा साइकोलॉजी का। और फिर एक लेवल के बाद जब, देखिए इट इज़ ओके टू कट डाउन, मतलब आपको पॉज करना, इट इज़ ओके। ये मुझे बाद में समझ में आया, ये बड़ी सबसे मिस्टेक है, जो मेरी मिस्टेक जो मैं सीखता हूँ, कि इट इज़ ओके टू पॉज।
अब क्या होता है ना, कभी अच्छा अब ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, अभी भी होता है। अब क्या है ना, पहले मैंने उसके बाद ये सोचा कि 25% से ऊपर अगर कभी भी लॉस होगा मैं रुक जाऊँगा, 2-3 महीने का ब्रेक लूँगा। उसके बाद फिर मैंने उसको, फिर ये हुआ जब 20-21 में जो फॉल आया, जो कोविड का फॉल आया, और उसमें उसमें मेरे उस टाइम पे एक बार के लिए मेरे पैसे लगे, तो 20% में फिर मेरे बोला नहीं यार ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर 10% पे, अब मैं 5-6% में हार्ड स्टॉप है, 2-3 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, कि इससे अच्छा मार्केट देने अच्छा मैं घूम के आ जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो 2-3 महीने का पेशेंस कैसे दिखा पाते हैं? क्योंकि जो एक ट्रू ट्रेडर है वो तो 1 दिन का पेशेंस ये नहीं की दिखाता। प्रैक्टिस चल रही है। ओके, सॉरी, माय बैड। नहीं, सीए की प्रैक्टिस भी चल रही है, और क्या है ना, ये तो यही सीखना है। इट इज़ ओके टू पॉज़ इट। और सीए की प्रैक्टिस नहीं भी चलती तो भी पॉज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको, ये मेरा एडवाइस है सबको कि इट इज़ ओके टू गो फॉर अ वेकेशन एंड डू नथिंग। नहीं ट्रेड लेना है मेरे को, आज ट्रेड भी नहीं लेना है, इट इज़ ओके। क्यों है इसको ओके ऐसा? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कैसे करता हूँ कि मैं अपने फंड्स को पूरे निकालता हूँ, और उसकी एफडी करता हूँ जहाँ पे मेरी नेट बैंकिंग नहीं है। तो अब मेरे को क्या है ना, एफडी तोड़वाने के लिए भी जाना पड़ेगा बैंक, फिर वो आएँगे मेरे अकाउंट में। ये प्रोसेस 2-3 दिन में, जब तक ये इतना पेशेंस डेवलप हो जाता है तब तक फिर आपको जो अर्ज जो होती है वो 1 या 2 दिन की होती है। उसके बाद तो फिर आप उसको, फिर तो आप एडजस्ट कर ही लेते हो कि ठीक है, इट्स ओके। तो ये तरीका से मैं, मतलब, तो इट इज़ ओके टू पॉज़ इट। मैक्सिमम रिटर्न आपने कितनी बनाई है 1 साल में स्टॉक मार्केट से? रियलिस्टिक रिटर्न कितनी मैम, होनी चाहिए? नहीं, रियलिस्टिक रिटर्न की बात करें कि मैंने कितनी बनाई है, तो दोनों बता देता हूँ। देखो, रियलिस्टिक रिटर्न कैसा है ना मैडम, आप 2-2.5% से ऊपर, अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन सेलिंग में 2-2.5% से ऊपर अगर आ रहा है, एनीथिंग अबाउट 2-2.5%, दैट इज़ अ बोनस फॉर इट, मंथली? मंथली। भगवान का मतलब वो है, मतलब ये शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमें 2-2.5% मिल रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसका रीज़न बताता हूँ। 2-2.5% का मतलब क्या होता है कि एनुअली आप बना रहे हैं, मतलब एनुअली 30% बना रहे हैं। तो एवरी 2.5 ईयर योर कैपिटल इज ग्रोइंग बाय डबलिंग इटसेल्फ। आपकी कैपिटल डबल हो रही है। तो लेट्स से 30 लाख रुपए की आपने स्टार्ट करी, एग्जांपल ले रहे हैं, या 10 लाख से स्टार्ट करी, और आप यू आर मैनेज एबल टू मैनेज 30% आप रिटर्न बना पा रहे हैं। 30,000 की रिटर्न आ रही है। हाँ, मतलब 30,000 महीने का, और आप 3,60,000 रुपये महीने का, साल का बना पा रहे हैं, तो आपकी कैपिटल डबल होती जाएगी हर 28 साल में। रूल ऑफ 72। यस, रूल 72। तो उसमें क्या होगा ना, आप जैसे जैसे डेवलप होगी, और दैट विल मेक यू अ कंपाउंडिंग। कंपाउंड देखो, अभी क्या इनिशियल में कैपिटल छोटी है तो ऐसा लगता है कि यार, मतलब 10 लाख 20 लाख में क्या फ़र्क पड़ा है? लेकिन द मोमेंट इट इट ग्रोज़, अब ये सोचो कि आप जब 1 करोड़ रुपए हो तो फिर 2 करोड़ हो रही वही है। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है रिटर्न की। 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 से 8, 8 से 16, तो बेसिकली सिग्निफिकेंट हो जाते हैं वो। तो ऑप्शन सेलिंग में आप क्या करते हैं जिसमें आप 2% की रिटर्न निकाल पाते हैं? मैम देखिए, मैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही सिंपल सा ट्रेडिंग मतलब रूल्स करता हूँ। उसमें कैसे करना है कि अगर अगर मैं एक सीपीआर है, मतलब सेंटर पिवट रेंज सीपीआर होता है। पिवट्स पिवट्स होते हैं माधव जी। पिवट्स को मैं क्या करता हूँ कि पिवट्स, अगर 2 चीज़ें हैं उसमें सीपीआर में, अगर उसमें अगर नैरो है, नैरो का मतलब है मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। चांसेस, नैरो का मतलब क्या है, वो पिवट कैसे बनते हैं? प्रीवियस डे की ओपन लो क्लोज हाई, उसका एवरेज होता है, पिवट्स बनते हैं। अगर वो नैरो रेंज में बन रहा है तो मतलब बेसिकली मार्केट कंसोलिडेशन में है, कभी भी फट सकता है, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, राइट? मतलब अब मेरे को उस टाइम पे अपने एज ऑप्शन सेलर मुझे बचाना है कि अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, और अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आई शुड बी वेरी, मतलब ऑन द टो होना चाहिए कि मेरे को स्टॉप लॉस लेना ही है ना? तो वो मेरा तरीका है कि मेरे को, अगर नैरो है तो मैं बहुत दूर दूर हो जाऊंगा, और या तो मैं वेट करूंगा विद स्टॉप लॉस, या तो मैं वेट करूंगा कि एक बार एक साइड चले जाए, तो फिर मेरे को ट्रेंड पता पड़ जाएगी, हाँ ये ट्रेंड है, और हम उसको वो कर लेंगे, स्टॉप लॉस आई कैन ट्रेड एंड ट्रेंड को फॉलो करूंगा। और दूसरा होता है अगर वाइड है, वाइड रेंज है, तो क्या होता है कि वाइड रेंज का मतलब कल बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है ऊपर नीचे, या 2-4 दिन से काफ़ी बड़ी मूवमेंट है और वाइड रेंज बन रही है, तो इट्स सेंस की चांसेस ऑफ कंसोलेशन आर हायर। आई आई रिपीट की चांसेस है ना, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तभी लेना ही है हमें, अगर ऐसा होता तो होली ग्रेल हो जाती। तो अगर वो है, तो फिर आई मेक अ रेंज की, यार मेरे रेंज के हिसाब से मैं ऊपर 1% ऊपर 1% नीचे, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे मैं कॉल पुट बेचूंगा, और फिर उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, जैसे 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 जो मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे मैं ट्रेड करूंगा। नॉन डायरेक्शनल रहते हैं। हाँ, नॉन डायरेक्शनल नॉट रहते हैं। देखिए, अगर अगर रेंज बड़ी है तो नॉन डायरेक्शनल, रेंज छोटी मतलब बेसिकली अगर नैरो है, नैरो सिप है, तो फिर मैं डायरेक्शनल हो जाऊंगा। अगर रेंज बड़ी है, कोई वाइड है, तो पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ अगर नैरो हाँ, रेंज है तो आप डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे, अगर ब्रॉड रेंज है तो आप नॉन नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल। हो जाएंगे। यस यस। और इससे मैम, अगर आप व्यूअर्स को मैं बता दूं आपके माध्यम से कि इस अगर आप ये करेंगे, सिर्फ यही करेंगे, तो 2-2.5% महीने का आप आराम से बनाएंगे। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है, जो कि मैंने पहले मिस्टेक करी, जो आपने पहले पूछा, वो हमारी मिस्टेक्स है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लेते थे। आ राजा जी, जाएगा, आपको भी हमारा पता है कि रेट आ हमने जाएगा। हमने ये चीज़ करी है, उसमें 100 वाले ऑप्शंस को हमने 2-2 हज़ार, 2,500, 1,500 में फॉलो मतलब काटे हैं हमने।
क्योंकि निर्मला सीतारमण कैंडल आई थी, उस दिन हमने डेढ़ फार ओटीएम के स्ट्रेडल बेचे और फिर किए, और वो उसी दिन इतने ज़्यादा मूवमेंट आ गए। सो ये स्टॉप लॉस अगर उस दिन भी अगर हम मैं आज एनालाइज करता हूँ, जब भी एनालाइज करते हैं, मैंने जब भी एनालाइज किया उसको, कि उस दिन अगर स्टॉप लॉस लेते और हम ट्रेंड में आ जाते तो तो वी वुड हैव मिंटेड मनी। मिंटेड मनी, जबरदस्त पैसे बनते उस दिन। सो दिस इज और टाइम था अरे बहुत टाइम 10 था, बजे के बाद 11 बजे तक तो कुछ हुआ ही नहीं कुछ था, नहीं फिर हुआ। 11 बजे के बाद भागा था मार्केट, 11-12 बजे 2 घंटे के अंदर 2-2.5 घंटे में इमेजिन में 1500 पॉइंट निफ्टी चली थी, 2300 पॉइंट। 2300 पॉइंट चली थी। स्टॉप लॉस लेना एक मैंडेटरी फीचर मैंडेटरी होना फीचर चाहिए। होना चाहिए, मतलब अगर नहीं करेंगे तो मतलब अपन कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। पंकज जी, एक दोस्तों मैं यहाँ अपने तजुर्बे से, क्योंकि हालांकि पॉडकास्ट वैसे पंकज का है, लेकिन हम दोनों साथ ही करते थे उस टाइम में, और अभी भी काफ़ी ट्रेड साथ ही कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप धारा के विपरीत जाएंगे, यानी कि ट्रेंड के ऑपोजिट जाएंगे। ट्रेंड क्या था उस वक्त? बढ़ रहा था बाजार, मैडम आई, मैडम ने एक वो किया, और हम लोगों ने क्या गलती की थी मैं वो शेयर करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपको सीखने को मिले। उस वक्त शायद 23,000 या कुछ कितनी 30,000 चल रही थी या क्या था, 12 मतलब निफ्टी में खोली थी अपन बैंक ने। निफ्टी कितनी बैंक चल रही निफ्टी थी? 24,000 चली थी, 22-24। बैंक निफ्टी 24,000 चल रही थी, क्योंकि ये 7 साल पुरानी बात हो गई तो ध्यान नहीं है कितनी थी। तो जैसे ही 500 पॉइंट बढ़ी तो हमें लगा बस 500 बढ़ गई अब तो गिरेगी। फिर 700 बढ़ी, हमें लगा अरे अब तो और बेच लो गिरेगी। 1000 बढ़ गई, हमने कहा और बेच लो गिरेगी। और वो 2300 पॉइंट एक ही दिन, और कई सालों तक हम उसे निर्मला सीतारमण कैंडल के नाम से जानने लगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी कैंडल बनी हुई थी। तो दोस्तों हमारी वहां से लर्निंग क्या थी कि अगर बाजार ने कोई ट्रेंड को तोड़ा है और वो बाजार एक तरफ की ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना कि ये तो इतना बढ़ गया अब तो गिरेगा। अभी क्या हुआ, दिवाली से पहले तक लोग बर्बाद हो गए गोल्ड को शॉर्ट करते करते। गोल्ड रोज लोग शॉर्ट करते थे, रोज 1000 रुपए ऊपर, रोज शॉर्ट करते थे, रोज 1000 रुपए ऊपर। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब सबके शॉर्ट कट गए, गोल्ड ने कहा अब तो भैया सब बर्बाद हो गए, अब गिर जाओ, और देखो वहां से 25% गिर गया। तो दोस्तों कभी भी मार्केट वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। दूसरा, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दूं, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। नॉन डायरेक्शनल ये होता है कि बाजार अभी चल रहा है मान लीजिए 30,000, तो इन्होंने क्या किया, 30,500 बेच लिया और इधर 29,500 बेच लिया। ठीक है जी। तो क्या हुआ दोस्तों, 500 पॉइंट ऊपर नीचे की इन्होंने कॉल और पुट दोनों बेच ली। जिसमें स्टॉप लॉस लगा उसका स्टॉप लॉस ले लिया, दूसरे को क्वांटिटी डबल कर दी या उसको डायरेक्शनल बना दिया। मतलब कि अगर बाजार नीचे जा रहा है तो इन्होंने पुट में लॉस बुक कर लिया और कॉलें एक्स्ट्रा बेचने लग गए, तो ये अब डायरेक्शनल बैठ गए। यानी कि बाजार नीचे गिर रहा है, ये कॉल सेल कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में बैठे हैं, ये नीचे की डायरेक्शन, यानी कि शॉर्ट डायरेक्शन में बैठे हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल होना। नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल इसको कहते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे देखिए, ऐसा नहीं होगा कभी भी जर्नी में आप रिस्क नहीं लेंगे, लॉस नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो मिस्टेक्स को हमें सीखना है। हमने उस मिस्टेक से ये सीखा था कि हमें स्टॉप लॉस लेना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो वो सीखना है हमें, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। अगर हम मिस्टेक्स को राइट डाउन करें, लिखें कि क्या हो गया, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या रहा, क्यों हम इससे और कैसे बच सकते थे हम, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा आएगा तो हम उससे बच जाएंगे। दोस्तों एक बहुत और चीज समझने वाली है जो पंकज जी ने शायद इतनी ज्यादा इलेबोरेट नहीं करी। ये 1 करोड़ की कैपिटल से करते हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 1 करोड़ से ये करते हैं तो ये पूरे महीने यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक कितना कमाते हैं? 2%। आइडली कह रहे हैं, वैसे 2 नहीं कमाते, लेकिन 2 मान लेते हैं। अब अगर ये 2% कमाते हैं 22 ट्रेडिंग डेज में, तो 1 करोड़ लगा के दोस्तों ये मुश्किल से 10,000 रुपये रोज घर ले जाते हैं। बस उतने में ये खुश रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा कमाने की चेष्टा करेंगे तो बाजार तो ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है, दे जाओ भैया जितना देना है। तो हमें देना नहीं है दोस्तों बाजार को। तो ये आप लोगों को अपने अंदर एक मतलब सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा कि बाजार में अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ और मुझे दिन के 10,000 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि बाय डूइंग दिस यू आर बीटिंग ऑल द रिटर्न्स ऑफ ऑल अदर एसेट क्लास। एफडी में 7% साल में मिलता है, म्यूचुअल फंड में 14 से 17% मिलता है पूरे साल में, और इससे ऊपर रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। लॉटरी जुए सट्टे की बात मैं करता नहीं। तो अगर आप लेजिटिमेट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो 2% महीने का यानी 24% साल का इज ए वंडरफुल रिटर्न।
दीपक जी, एक चीज अपनी ऑडियंस को और बताओ। इन्होंने कहा ये पिवट पॉइंट्स पे करते हैं ट्रेड। पिवट पॉइंट्स कैसे लगाते हैं ये भी एक्सप्लेन कुछ करो। नहीं है दोस्तों, कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग व्यू है, चाहे जीरोधा है, चाहे ग्रो है, या जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, उसमें इंडिकेटर्स में जाइए, वहां लिख दीजिए पिवट पॉइंट्स, वहां पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स में हमें काम करना है, बस लगा दीजिए चार। ऐसे एक काली लाइन आएगी, एक ऊपर की 3 लाइन, एक नीचे की 3 लाइन, ये पिवट पॉइंट्स है। बस इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस रॉकेट नहीं है। साइंस नहीं। एक पिवट पॉइंट जब कटेगा तो अगले पे जाएगा, तो वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है बाजार, पहले वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर कैंडल उसके ऊपर 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे, जो भी आप कैंडल पे काम कर रहे हैं, जैसे ही वो उसके ऊपर जाएगा, वो सपोर्ट बन जाएगा। फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। इस तरह से पिवट पॉइंट्स बन जाते हैं, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स। और पिवट पॉइंट्स दोस्तों एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि बाजार के आने से पहले वो आपको दिखा देता है कि ये आएगा। अगर बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पिवट पॉइंट ऊपर है, तो वो वहां जाके अटकेगा, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे गिर रहा है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़, आपको अगर ज़्यादा करना है तो पिवट बॉल्स बाय फ्रैंक के बारे में एक किताब है, वो पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही ईजी बुक है और बहुत अच्छी बुक है। पंकज जी, बहुत होगी ट्रेडिंग की बातें। ठीक है मैडम। अब हम आपके साथ करेंगे एक रैपिड फायर। हम आपको सिर्फ 1 ही मिनट देंगे, आपको हमारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, बिल्कुल। ताकि ऑडियंस को जो समझना होता है, जो उनकी क्वेरीज हैं, वो इसमें पूरी समझ आ जाए। बिल्कुल मतलब ज्यादा लंबी बातें नहीं, हाँ, तुरंत 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 तुरंत। ताकि सब मजे बिल्कुल मजे में देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठीक हम है। आपसे करेंगे, जैसे वो आपने देखा है ना, टीवी पे एक शो आता है जिसमें रैपिड फायर होता है, बस वही करना है। मैं बताती हूँ, आज हम सीएस आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बस ये समझ लो आप। बिल्कुल। ठीक है। वैसे अभी तक तो मैं ही लेता था कि यार ये कहाँ किया, ये कहाँ डेबिट किया, ये कहाँ किया, क्या किया, तो अब आप। बदला, बिल्कुल। और अभी टैक्स ऑडिट हुआ है तो हमने बदले तुमसे गिन गिन के लिए। बिल्कुल। और पंकज जी, आपके पास एक ही समय, एक ही मिनट का टाइम है। अगर आपने नहीं दिया 1 मिनट में टाइम, तो इट विल बी डिफिकल्ट। ओके। पंकज जी एक नया इन्वेस्टर है, उसके पास सिर्फ है 1 लाख रुपए और उसको ट्रेडिंग करनी है, तो आप सजेस्ट करो वो कहाँ से स्टार्ट करे। मैं सजेस्ट करूंगा उसे 1 से 10 लाख करे, फिर करे ट्रेडिंग ऑप्शंस में अगर करना है। इक्विटी में तो 1 लाख से भी कर सकता है वो। तो इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करे, दैट विल मेक हिम कि एक बार पता चलेगा मार्केट कैसे बनता है। 10 लाख के बाद फिर ऑप्शंस में आए वो। मिनिमम 10 लाख तो होना चाहिए। और 1 लाख से जो उसने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, उसको कैसे सॉर्ट करे कि कौन सी शेयर्स में उसे लेना नहीं, चाहिए। बेसिकली बहुत सिंपल है। स्क्रीनर.इन में जाए, जो बादवाजी के चैनल पे बहुत सारे जी हैं। बाकी ऐसे नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है। उसको देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ है, ब्रेकआउट कहाँ, कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, और 52 वीक हाई पे कौन से। फंडामेंटली गुड स्टॉक्स होने चाहिए। निफ्टी 500 ले लें तो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं। आप फंडामेंटल 50, निफ्टी पे 500 ले लिया आपने। आपने देखा ब्रेकआउट किसने, 52 वीक हाई कौन सा है ब्रेकआउट, आप आराम से ले लो विद स्टॉप लॉस। आपको ये अच्छी रिटर्न दे देते हैं ये। कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए। नहीं, जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है तब तक। 1:2 का टारगेट है। तो बेसिकली लेट से आपका, अगर आपने कोई एग्जाम्पल, अपन शेयर लेते हैं एक्स, वो आपने लिया 100 रुपीज़ में, लेट से आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 90 रुपीज़ का, आपने उसको 120 तक तो मिनिमम खाना है। तो 120 के ऊपर आप, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि बस भाई साहब, 1.5 मिनट हो गया। एक मिथ है ऑप्शन ट्रेडर का, जो रिटेलर सब सोचते हैं, वो क्या है? द बिगेस्ट मिथ ऑफ ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट गेम टू प्ले। बहुत बढ़िया पंकज जी, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि अगर हम 10 साल पहले चले जा सकते थे, जहां से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी, और आज हम सब कुछ लर्नेड है, तो वो क्या एक चीज आप करना चाहोगे जो आपकी कैपिटल यहाँ से बड़ी हो जाए? बिलीव इन माई सेल्फ। उस टाइम पे बिलीव नहीं था हम लोगों में। हम हर किसी के पास जाते थे, हर किसी के पास, हर किसी के दर पे जाते थे। अपने को खुद पे विश्वास नहीं था। द मोमेंट हमने ये, और हम सक्सेसफुल भी कब हुए, जब मैंने खुद पे विश्वास किया। हम लोगों ने जब हमने खुद पे विश्वास किया तो वी ग्रो लाइक एनीथिंग। यू आर अ सीए, यू आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, राइट। जितने प्रोफेशनल्स हैं, जब भी वो ट्रेडिंग में आते हैं, वो लॉस लेते हैं। उसकी क्या वजह है? इतना क्योंकि वो पढ़ने के गलती बाद। एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर बेसिकली क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो एक ही चीज़ है, मार्केट तो हर दूसरे मिनट में आपको गलती दिखा देता है कि स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। और प्रोफेशनल हो गए या एजुकेटेड प्रोफेशनल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो रॉन्ग हो सकते हैं। और मार्केट तो हर 2 मिनट में बोलता है कि रॉन्ग हो, रॉन्ग हो, रॉन्ग हो। तो ये दिक्कत है उसका, एजुकेशन और वो। और पंकज मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसे ये भी दे देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग सीए बनने से पहले करी है, स्टार्ट करी है, इसलिए। पंकज लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई, हमने कॉल बेची 250 रुपए की, 350 पे उसने या 300 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद वो दोबारा 200 आ गई। नहीं, लेकिन इसमें क्या ऐसा होता है ना कि
आपको ये एक्सपीरियंस से आएगा वादा जी। क्या होता है जैसे 250 बाई 300 गई, राइट? 300 से 200 डायरेक्ट नहीं जाएगी, राइट? सो नाउ नाउ ऐसा होगा, कभी-कभी ऐसा भी होगा, मैं 2 चीज़ें बताऊँ, दो 250 से 300 जाएगी, फिर 200 भी आ जाएगी, तो आप यू कैन टेक अनदर चांस विद अ हाफ ऑफ योर कैपिटल। आप अदर चांस ले लो कि अगर 250 फिर से जा रही है, तो मैं बेच दूँ विद अ स्टॉप लॉस 300 जो हाई बनाया है, वो कर सकते हैं अपन। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि वो 200 जाके फिर 300 चली जाएगी। सो आपका स्टॉप लॉस आपको हमेशा रिवाइज़ करते रहना है, टिक करते रहना है। तभी तो मैंने कहा अभी प्रीवियस में कि हर 2 मिनट में बताती है मार्केट कि आप स्टॉप लॉस आप मतलब गलत हो, रॉन्ग हो। जब आप बड़ी कैपिटल से करते हो पंकज, जैसे आपने बताया आप 8 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो, तो उस वक्त ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये आधी कैपिटल चली गई या पौनी कैपिटल चली गई या 2 करोड़ चले गए, तो फिर व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? नहीं देखिए, मैं बेसिकली स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाता ही हूँ। लगाते ही। लगाता ही हूँ। तो मेरे को पता है कि हार्ड स्टॉप लॉस है कि लेट्स से मेरा 1% कैपिटल का उड़ा है और सिंगल डे में जाके मस्ती आके कॉफ़ी वगैरह पी आऊँगा और सिस्टम को बंद कर दूँगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब आप अपना एसएल लगाते हो तो ऑपरेटर देख लेता है उसे। ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटर इतना इतना ऑपरेटर वेला नहीं है या इतना बड़े एफआईडी इतने वेले नहीं है कि वो मेरे पार्ट जिनके पास आप समझिए वाला जी, जिनके पास 10,000 करोड़ है या 20,000 लाख करोड़ है, 1 ट्रिलियन लाख करोड़ है, वो मेरे हजार मतलब एक आध करोड़ के लिए क्या क्या इंटरेस्टेड है, लेट्स से ना, मतलब कोई मैं अगर टाइकून हूँ, मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ आपको करने के लिए। सो दे आर एब्सोल्युटली नॉट टेकिंग लुकिंग केयर ऑफ योर दिस थिंग। अगर आप बहुत बड़े हो गए तो फिर बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल 100 करोड़ तक तो किसी को नहीं देखते हैं वो। बहुत सारे लोग ये मेरे से सवाल पूछते हैं पंकज के, सर कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स होगा, क्या तरीका है टैक्स बचा लें, सर कोई ऐसा तरीका बता दो टैक्स बच जाए। तो कोई वाकई में टैक्स बचाने का तरीका होता है या ये सब मिथ है? सर मिथ है। देखिए, तरीका वही सबसे बढ़िया जो आप प्रॉपर, हमारे पास कुछ कुछ तरीके हैं जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कंपनी ओपन करिए। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं, आपके प्रॉफिट बना रहे हैं, तो कंपनी में दैट विल गिव यू अ एज। आप 18% टैक्स बचता है कंपनी में। अगर आप पर्सनल में 43% बना टैक्स लगता है 2 करोड़ से ऊपर, तो कंपनी में 25% लगता है। दैट्स अ लीगल फॉर्म, इट्स अ लीगल थिंग। आप उसमें करिए तो दैट कैन सेव 18%। लेट से अगर आपके 2 करोड़ में 18% बच रहे हैं, तो विच इज 36 लैक्स, सिग्निफिकेंट है। मतलब हर साल आप मर्सिडीज ले सकते हो। आप सीए हैं, ठीक है? अभी जैसे आज की जो जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। अगर वो इनहेरिट करके बेचती है, तो कैपिटल गेन टैक्स बचाने का क्या मेथड है? तो सबसे इजी, अब तो सरकार ने इतना अच्छा कर दिया, 12.5% में ब्लैक से, मतलब आपका वाइट हो रहा है बेसिकली पैसा 12.5% पे। पहले जो लोग कैश में लेते थे, कैश में पैसा लेना है, कैश में लेना है, लेकिन 12.5% में कहाँ मिल रहा है इतना? 12.5% में आपको कहाँ टैक्स पंकज वाइट हो जी, रहा है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी ली थी अपने टाइम में से 20 लाख की। इस टाइम वो प्रॉपर्टी हो गई 2 करोड़ की। ठीक है। मुझे मिल गई। अब मुझे वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब आगे बेचूंगी तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कैसे अवॉइड हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ह्यूज बैठेगा? मैम देखिए, उसको अवॉइड करने का ये है कि आप नई प्रॉपर्टी ले लें। देखिए, जो 54 सेक्शन 54 एफ में 2 क्राइटेरिया है, उसमें आप नए प्रॉपर्टी ले लें, तो आपको बिल्कुल टैक्स आप बच सकते हैं, पूरा टैक्स सेव हो जाएगा। बट मैं इसमें एक काउंटर देता हूँ कि मैम देखिए, 2 करोड़ में लेट से आपने 20 लाख की आपकी प्रॉपर्टी परचेज थी और 2 करोड़ में आप बेच रहे हैं, आपका 12.5 टैक्स पे पूरा पैसा आपका वाइट हो गया। तो यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन एनीथिंग। सो लेट्स से आपने 12% 12.5% में आपने देके टैक्स में आपको 2 करोड़ रुपए सेव कर दिया आपने। आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें या कहीं भी इन्वेस्ट करें, आप अच्छी रिटर्न निकाल लेंगे। मतलब 24 लाख के करीब तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, यही मतलब हुआ? 25 लाख रुपए देने पड़े। 25 लाख रुपए देंगे। पंकज, हमने ना बहुत सारे लोगों से सीखा है, बिल्कुल, साथ में सीखा है। 15 क्लासें तो हमने की ही होगी, ज़्यादा ही करी होंगी। ज़्यादा करी होंगी। किसी ने सिखाया ट्रेंड ट्रेंड पकड़ो, किसी ने कहा कि नॉन डायरेक्शनल करो, किसी ने कहा मीन रिवर्जन करो, किसी ने कहा ऊपर ऊपर की बेच लो 80-80 वाली हाँ। और बैठ के बैठ बैठो। जाओ। किसी ने कहा वही देखो। ओआई देखो किसी ने कहा चार्ट देखो, किसी ने कहा वॉल्यूम देखो, मालूम देखो। किसी ने कहा ईएमए पे काम करो। तो क्या ये सब स्ट्रेटेजी, वैसे मुझे पता है कि ये कोई नहीं चलती, लेकिन मैं तुम्हारे से वैलिडेट कराना चाहता हूँ कि इसमें कोई से नहीं कुछ चलता। चलता है या ये सिर्फ कुछ भी नहीं चलता। सिर्फ एक ही चीज़ चलती है मार्केट में, स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा से कर लिया, आप बनाए लोगे। देखिए, आपको पैसा बनाने के लिए अल्ट्रा दिमाग वाला या अल्ट्रा नॉलेजेबल नहीं होना पड़ेगा।
आपको बस एक ही है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो, वो आपको चेंज कर देगा। देखिए 99% जो मार्केट में आते हैं वो आते हैं सट्टे के लिए, ठीक है, और वो ही लूज़ करते हैं। देखिए मेरा एक इसमें कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है। सेबी बोलती है 95% लूज़ करते हैं, मैं बोलता हूँ 99.25% लूज़ करते हैं, क्योंकि सेबी के पास जो डाटा है वो ग्रॉस, उसमें टैक्सेशन, एसटीटी, ब्रोकरेज ये सब इंक्लूड नहीं है। तो सिर्फ 0.7% ही बनाते हैं। उसमें से क्यों क्यों बनाते हैं उसका रीज़न ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 99% लोग डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। शुरुआत में जो हमने भी लॉस किए हैं वो इसलिए किए क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं थे। इफ वी वुड हैव डिसिप्लिन, हम भी लॉस नहीं होते। हम अगर अच्छे से स्टॉप लॉस ले लेते तो बढ़िया चल जाता। दोस्तों अपनी बात अगर हम बताएं तो हम कहीं सीखने गए, उन्होंने कहा ये शेयर बेच दो, हमने बेच दिया। ये मैं आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ। और अब वो ऊपर हमने आ गया। बेच दिया और वो ऊपर आ गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो हमको बोले तो हम लॉस बुक करें। करें। मतलब आप सोचो दोस्तों, हम कैसे मूर्ख थे। तभी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कैपिटल खो दी, क्योंकि हम लोग अपने से ज्यादा, अपनी आंखों से ज्यादा दूसरे के वर्ड्स पे यकीन कर रहे थे, जबकि वो खुद लॉस ले रहा था। और जो हमें स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए और जो हमें बताया गया कि मैं इतना कमाता हूँ, बाद में वो सब स्कैम निकला, बाद में वो सब फेक निकले। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपने ऊपर, अपने स्टॉप लॉस के ऊपर यकीन करना और किसी चीज पे यकीन नहीं करना। एक क्वेश्चन एज अ कपल, अगर ये मेरे अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो क्या ये टैक्स बचा सकते हैं? हाँ, देखिए अगर बेसिकली लेट से आपकी कैपिटल में वादा जी आपकी कैपिटल काफ़ी है, लेकिन अभी के लिए मैं बोल देता हूँ 1 करोड़ है, तो 50 लाख आप दोनों में करते हैं तो यू कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ 12 लाख रुपए का जो कैपिटल का जो 12 लाख का जो बेसिक एजम्पशन हो गया है नए रिजीम में, वो मिल जाएगा दोनों को। तो लेट से अगर आप लोग बेसिकली लेट से 24% बनाते हैं 1 करोड़ के कैपिटल में 2% बनाते हैं, तो 12 लाख पे जीरो टैक्स दिया आपने। तो ये तो करते हैं। पंकज जी, अगर लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में, जो कि जनरली लोगों को होता है, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है? नहीं, लॉस में बेसिकली मैम लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है 8 ईयर्स तक, तो आपको ऑडिट कराना होता है। यू गेट सी, आप सीए के पास जाइए, सीए से ऑडिट कराइए। 8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 साल में कभी भी आपको प्रॉफिट होगा उससे आप एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो आप दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट है। कि मान लो आपका 1 साल में 5 लाख लॉस हुआ, अगले साल 5 हुआ, अगले साल 5 हुआ, ऐसे करके आप 2-3 साल से लॉस ही ले रहे हैं, जो कि अक्सर नए ट्रेडर लेते हैं। आप अपनी रिटर्न को प्रॉपर भरिए और आप क्या करिए, क्योंकि इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग रिटर्न प्रॉपर नहीं भरते हैं। वो लोग उनका मतलब वो लोग इतने अच्छे सीए भी शायद नहीं उनको गाइड करते। तो वो लोग क्या करते हैं, अरे लॉस हो गया कोई बात नहीं, अपन रिटर्न भर देते हैं जो अपनी सैलरी है या जो प्रॉफिट है उससे। अब दोस्तों यदि आप प्रॉपर ऑडिटेड रिटर्न भरते हैं तो आपका ये 5 लाख का लॉस हुआ पहले साल में, ये अब सरकार के बुक्स में -5 लाख जमा हो गया। अगले साल फिर लॉस हुआ, ये जमा हो गया। फिर तीसरे साल लॉस हुआ, ये जमा हो गया। चौथे साल लॉस हुआ, वो भी जमा हो गया। अब 5वें साल मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो सरकार आपसे क्या आपको सुविधा देती है कि जो पहले तुमने 20 लाख का लॉस किया था भाई, ये एडजस्ट कर लो, अब तुम्हें केवल 80 लाख पे वो करना है। या 20 लाख के लॉस के सामने 20 ही लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। इसको कहते हैं टैक्स कैरी फॉरवर्ड। तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा सीए चाहिए जो आपकी बुक्स को प्रॉपर ऑडिट करे, ऑडिट रिपोर्ट बनाए, प्रॉपर तरीके से वो भरें आप अपनी रिटर्न, तो ये चीज़ आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। यह एक और बात बता दूं, अगर ये F&O का लॉस है और 5वें साल आपने ट्रेडिंग को त्याग दिया और आपने नौकरी भी छोड़ दी और आप कोई बिजनेस करते हैं, दोस्तों बिजनेस इनकम के सामने ये F&O का लॉस भी एडजस्ट हो एडजस्ट सकता है। होगा। मान लो आपने कोई दुकान खोल ली, आपने कोई एक कंपनी खोल ली और आपको उसमें 20 लाख का मुनाफा आ गया, तो ये 20 लाख का आपको टैक्स देने की वहां भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये F&O का जो लॉस होता है दिस इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस। दूसरा दोस्तों इसमें एक और भी है, मान लीजिए आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ बिजनेस है और आपको यहाँ लॉस हो गया, तो ये लॉस वहां एडजस्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज बिजनेस लॉस। इसमें चलिए, एक और पॉइंट अगर ऐड कर दें, इसमें क्रिप्टो नहीं है होगा, तो लेट्स से अगर क्रिप्टो का आपका है लॉस हाँ तो वो एडजस्ट नहीं होगा। क्रिप्टो इज डिफरेंट। चलो, अब आपने क्रिप्टो की बात उठाई दिया तो पंकज एक और बहुत, क्रिप्टो में क्या टैक्स लगता है, F&O में और स्पॉट में, थोड़ा सा इस पे भी क्लैरिटी दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी है ही नहीं कि क्रिप्टो कितना टैक्स लेता है और कितना है, और क्या जो एक्सचेंज 1% काटता है वो लीगल है या क्या सिस्टम है, वो भी समझा दो जरा। देखिए एक्सचेंज जो काटता है वो दैट्स लीगल, टीसीएस काटता है उसको, वो बेसिकली वो टीडीएस की लायबिलिटी काटने की, तो दैट्स अ लीगल पार्ट।
खरीदने पे काटता है, बेचने पे बेचने काटता पे है या काटता प्रॉफिट पे काटता है? बेचने पे। मान लो मैंने 100 रुपए का कोई कॉइन खरीदा, 90 का बेचा, तो वो 90 पे काट लेगा, हाँ, चाहे मैं लॉस में हूँ लॉस में हूँ, तो भी काटेगा। काट देगा। ठीक है। तो ये तो एक लायबिलिटी एक पॉइंट हो गया ये वाला। अब सेकंड पॉइंट कर लेते हैं कि लेट्स से अगर आपको आपको क्या हुआ कि विद इन अ ईयर आपको लॉस हो गया, लेट्स से आपको 10 लाख का लॉस है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है क्रिप्टो का लॉस। क्रिप्टो का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, चाहे वो स्पॉट में हो चाहे एफ&ओ में हो। एफएनओ के लिए अलग आते हैं, स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। स्पोर्ट के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब बात करी हमने तीसरी चीज की, यार इस पर टैक्स कितना लगेगा? 30%। लेट्स से आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख और 30% स्टेट टैक्स लगेगा इसमें। वीडियो में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंतर्गत 30% टैक्स लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने पहले जनवरी में, सॉरी हम अप्रैल से महीना शुरू होता है ना, अप्रैल में मैंने 10 लाख कमा लिए, 1% TDS भी कट गया मेरा सेलिंग प्राइस पे। अब मेरे को नवंबर में जाके 12 लाख का लॉस हो गया, तो क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा या मेरा 10 लाख का मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 12 का मिलेगा, या वो 2 लाख का आपका जो लॉस है वो खत्म हो गया, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 2 लाख का जो आपका और जो TDS कटा है वो रिफंड आएगा? रिफंड आ जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपको, वो एडजस्ट हो जाएगा। और आपको अगर कुछ नहीं होगा तो आपको रिफंड आएगा वो। तो देखिए अभी क्या है ना कि एफएनओ जो है, एफएनओ क्रिप्टो करेंसी में अभी तक फ्रेमवर्क नहीं आया, प्रॉपर फ्रेमवर्क। आरबीआई ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, सर्कुलर नहीं आया, एडवाइजरी नहीं आई है इसके ऊपर। तो अभी क्या है ना, ग्रे एरिया है अभी हमारे को। तो हम बेसिकली, दिस इज माय ओपिनियन, इट कैन रेफर चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। मैं इसको बिजनेस एफएनओ को एज ए सेम जो अपन इक्विटी को करते हैं, कमोडिटी इक्विटी करेंसी को जो एफएनओ को करते हैं, वही ट्रीटमेंट लेते हुए हम लोग, क्योंकि वो सब सेम लग रहा है ना, तो कहते हो क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस इनकम में कंसिडर करेंगे, तो फिर तो बिजनेस इनकम के नॉर्म्स आ गए। सिमिलरली जैसे बिजनेस के चलते हैं, वैसे जो इक्विटी एफएनओ की हो गई, वैसे सेम हो गए आपके क्रिप्टो एफएनओ के, तो वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हम करंटली यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन कल को डिमांड आ गई तो? देखिए अभी तक तो ग्रे एरिया है, अभी तक तो कुछ नहीं। तब हम डिफेंड करेंगे कि यार देखो, आज कभी भी लॉ इज लाइक कि हम हमेशा एक 1956 का एक कानून, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि हमें कभी भी टैक्स लेने के लिए नहीं सोचना है, हमें एक वहाँ पे एक कॉमन पाइलेंस क्या हो रहा है, मतलब क्या कॉमन क्या हो रहा है, मतलब क्या अगर आप इक्विटी में, आप अगर एफएनओ में बिजनेस दिखा रहे हो, तो मोटा मोटा उसको भी इसमें दिखाना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है इस पे, उसको भी उसमें दिखाएं, तो हम बिजनेस इनकम में ही दिखाएंगे एफएनओ को भी। और सर्कुलर आया, लेट्स से कल को अगर इनकम टैक्स का नोटिस भी आया तो हम उसको डिफेंड करेंगे उसमें। जैसे जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो वो डिविडेंड पे भी टैक्स देती हैं, लेकिन फिर जो वो है जैसे हम लोग हो गए, तो हम क्यों देते हैं डिविडेंड इनकम पे टैक्स? देखिए जब कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया तो वो हमारे पे बर्डन क्यों है, फिर हमें क्यों देना है? देखिए इस पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो क्या, कंपनी जब आपको डिविडेंड आपको देती है तो 10% टीडीएस काटती है। अब आपकी सैलरी क्यों, आपकी इनकम क्योंकि 30% में 20%, इसलिए आपको टैक्स एडिशनल देना पड़ता है उसके पे। मतलब एज पर स्लैब रेट आपको स्लैब के हिसाब से इनकम होती है डिविडेंड की। तो लेट से अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और 2 लाख का आपको 5 लाख का डिविडेंड आ गया, तो आप 30% ब्रैकेट में आ गए, तो आपको एंटायर 2 लाख जो आपको डिविडेंड है उस पर टैक्स लगेगा पूरा 30%। अब आपका जो कटा है, जो डिविडेंड काटा है कंपनी, वो 10% ही काटा है, तो डिफरेंस 20% तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है उसमें। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि कंपनी जब काटती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, विच इज 17-18% का वो टैक्स देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना। और वहां पे आपको भी टैक्स लगता है। दिस इज डबल टैक्सेशन विच इज बिन पुटेड अप टू मिनिस्ट्री, या ये डबल टैक्सेशन है, बट अभी तक इसमें कोई सर्कुलर नहीं, लेकिन हाँ ये डबल टैक्सेशन है वहाँ पे। ये क्योंकि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है कि डबल क्यों देना है? हाँ वो बिल्कुल डबल टैक्सेशन है, वहाँ पे मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है, काफ़ी रिकमेंडेशंस गए हैं, काफ़ी कंपनीज ने, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ उस पर सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तो सवाल खत्म हो गए हैं। यदि आपके पास कोई सवाल हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए और हम पंकज को दोबारा बुला के इनसे दोबारा से सवाल पूछेंगे। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं पंकज से और उनकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम भी आके जवाब दो, ताकि ऑडियंस को जो भी इनके सवाल हैं वो क्लैरिटी मिल सके। अगर फिर भी दोस्तों आप लोगों के फिर भी इसके बाद भी काफ़ी सारे 10, 15, 20 सवाल आ जाते हैं, तो मैं पंकज को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा आइए डीप टॉक्स में और दोबारा से हम इसको एक नया एपिसोड आपके सवालों के लिए इनके साथ शूट कर सकें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज की डीप टॉक्स आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी सवाल जो मेरे पास पीछे लिखे पड़े थे या जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने संजो के रखे थे, उनका मेरे को लगता है कि हम लोगों ने जवाब दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो स्वागत है आपका, कमेंट्स में लिखिए, हम दोबारा उसको पुटअप करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप किसी और व्यक्ति विशेष का चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें तो उसका नाम मेंशन करिए,
हम उन्हें भी इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए और डीप टॉक्स को देखने के लिए। एक दोस्तों खास निवेदन मैं एक पर्सनल जिसे रिक्वेस्ट कहते हैं वो करना चाहूँगा कि डीप टॉक्स में दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल चूकिए मत, अपना सजेशन लिखिए और हम उसको टेकअप करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके। और आपका धन्यवाद यहाँ पर इस डीप टॉक्स में बने रहने के लिए। तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज। थैंक यू।